नमस्कार। विकास, ये शब्द तो हम सब ने सुना है ना? रोज सुनते हैं अखबारों में, न्यूज़ में, नेताओं की स्पीच में। पर क्या कभी रुककर सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? चलिए, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये विकास आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और एकदम चमचमाती सड़कें ही हैं, या फिर कहानी कुछ और ही है? देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विकास मतलब ढेर सारा पैसा। पर ये तो पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीना है। तो फिर ये बेहतर जीवन क्या भला है? ये सिर्फ सामान या चीजों के बारे में नहीं है। नहीं, ये है बराबरी के बारे में, अपनी इज्जत यानी डिग्निटी, सिक्योरिटी और आजादी के बारे में। सही मायनों में विकास इन्हीं सब चीजों को हासिल करने का एक सफर है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल सामने आता है। अगर हम सब एक बेहतर जिंदगी ही चाहते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि हर किसी के लिए विकास के मायने अलग-अलग हैं? क्यों सबके गोल अलग हैं? है ना सोचने वाली बात। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो एक इंसान के लिए तरक्की है, वही चीज दूसरे के लिए शायद कुछ भी ना हो? इसका जवाब छिपा है हमारी अपनी अपनी जिंदगी में, हमारी सिचुएशंस में। असल में बात यह है कि हम में से हर किसी की सच्चाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हमारा सोशल बैकग्राउंड कैसा है, हमारी आर्थिक हालत क्या है, हम लड़का हैं या लड़की, किस शहर या गांव में रहते हैं, ये सारी बातें मिलकर हमारा नजरिया बनाती हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, इससे बात और साफ हो जाएगी। एक मजदूर जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, वो क्या चाहेगा? ज्यादा काम और अच्छी दिहाड़ी। वहीं एक अमीर किसान, वो शायद चाहेगा कि उसे सस्ते में मजदूर मिल जाए। शहर का एक बेरोजगार नौजवान एक पक्की नौकरी चाहता है, और एक लड़की, वो बस बराबरी और अपनी आजादी चाहती है। देखा, सबके गोल कितने अलग हैं। और यहीं से एक कॉन्फ्लिक्ट, एक तनाव शुरू होता है। और यहीं पर हम विकास की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती पर आते हैं। ये जो अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल है ना, ये कभी कभी आमने सामने आ जाते हैं, टकरा जाते हैं। मतलब जो सबसे जरूरी बात समझने की है, वो ये कि जो चीज एक इंसान के लिए विकास है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी विकास हो, बल्कि हो सकता है कि वो दूसरे के लिए तबाही हो। जी हाँ, तबाही। इस बात को समझने के लिए एक बड़े डैम का एग्जाम्पल लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। इंडस्ट्री वालों के लिए, उद्योगपतियों के लिए ये डैम क्या है? ये विकास है। बिजली बनेगी, खेतों में पानी जाएगा। लेकिन उन आदिवासी लोगों का क्या, जिनका घर, जिनकी जमीन, जिनका पूरा गांव उस डैम के पानी में डूब जाएगा? उनके लिए ये विकास नहीं है, उनके लिए ये बर्बादी है। तो ठीक है, अभी तक हमने ये समझा कि सबके लक्ष्य अलग हैं और वो टकरा भी सकते हैं। पर एक मिनट, पैसे का क्या? इनकम की क्या जगह है इस पूरी कहानी में? चलिए वापस उसी पर आते हैं। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पैसा, इनकम बहुत जरूरी है। बिल्कुल है। ये एक इम्पॉर्टेंट गोल है, क्योंकि इसी से तो हम अपनी जरूरत की चीजें खरीद पाते हैं, जैसे कि खाना, कपड़े, घर, अच्छी पढ़ाई। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, जैसा कि सोर्स मटेरियल भी हमें बताता है कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सिर्फ मटेरियल चीजें ही काफी नहीं होती। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता, पर जिनके बिना एक अच्छी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती? वो है इज्जत, बराबरी का बर्ताव, आजादी, सुरक्षा और बिना किसी भेदभाव के जीने का हक। असल में यही तो है विकास की असली बुनियाद। तो कुल मिलाकर बात ये है कि असली विकास इन दोनों चीजों का एक मिक्सचर है, एक बैलेंस है। ये सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे भरने का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में है जहां हमारी भौतिक जरूरतें भी पूरी हों और साथ ही हमें इज्जत, आजादी और बराबरी जैसे मूल्य भी मिलें, क्योंकि एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा रहेगा। तो सवाल यही है कि भाई, नेशनल डेवलपमेंट यानी देश का विकास आखिर होता क्या है? हम ये कैसे तय करें कि कोई देश सच में आगे बढ़ रहा है? हो सकता है लगे कि अरे इसका जवाब तो पता ही है, लेकिन चलिए जरा रुककर इस पर थोड़ा और सोचते हैं। पता है असली दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यह है कि विकास का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। सबके लिए इसके मायने अलग अलग हैं। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके लिए विकास का मतलब है एक नई फैक्ट्री लगाना जिससे मुनाफा भी हो और लोगों को नौकरियां भी मिले। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही दूसरी तरफ वो लोग हैं जो वहां रहते हैं, उनके लिए विकास का मतलब है साफ हवा, साफ पानी और अपनी जमीन की सुरक्षा।
अब देखिए, यहाँ विकास के दो आइडिया आपस में टकरा रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम किसकी तरक्की को ज्यादा अहमियत दें। और बस यहीं से प्रोग्रेस का वो सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है। सोचिए जरा, जब दो ग्रुप के लक्ष्य एक दूसरे के इतने खिलाफ हों, तो किसका लक्ष्य ज्यादा जरूरी माना जाए? एक देश ये फैसला आखिर कैसे करे? ये वाकई में किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? देखिए, इसका एक सीधा जवाब यह है कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब उस रास्ते के बारे में सोचना है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए, मतलब मेजॉरिटी के लिए, फेयर और जस्ट हो। कहने का मतलब ये कि फायदा सिर्फ कुछ लोगों का ना हो, बल्कि ऐसा रास्ता निकले जिसमें ज्यादातर लोगों का भला हो। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए दुनिया भर में एक कॉमन तरीका अपनाया जाता है। वो क्या है? देशों को आपस में कंपेयर करना। चलिए, अब हम इसी पर बात करते हैं कि ये कंपैरिजन आखिर होता कैसे है। देखिए, डेवलपमेंट को ठीक से समझने के लिए देशों की तुलना करना तो जरूरी है ही। तभी तो पता चलेगा कि कौन सा देश कितना आगे है, कौन सा पीछे रह गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही, तुलना करने का आधार क्या हो? कैसे करें कंपेयर? तो इसका जो सबसे कॉमन तरीका है वो है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। इसका हिसाब किताब बड़ा सीधा है। देश की टोटल इनकम को लीजिए और उसे देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए। बस जो नंबर आएगा वही उस देश की पर कैपिटा इनकम है, मतलब एक तरह से हर एक इंसान की एवरेज इनकम। और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं इसी पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल करके दुनिया के देशों को अलग अलग कैटेगरी में रखती हैं। जैसे ये हाई इनकम वाले देश हैं, ये मिडिल इनकम वाले और ये लो इनकम वाले। और अगर हम भारत की बात करें तो 2023 के डेटा के हिसाब से भारत एक लोअर मिडिल इनकम देश की कैटेगरी में आता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है? क्या सिर्फ एवरेज इनकम देख लेना काफी है? असल में इस सीधे से तरीके में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम छिपी हुई है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये नंबर्स हमें क्या नहीं बताते। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो काल्पनिक देश हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। कंट्री ए में देखेंगे कि 5 लोग हैं और सबकी इनकम लगभग एक जैसी है, 10,000 के आसपास। ठीक है? अब कंट्री बी को देखिए। यहाँ 4 लोगों की इनकम तो बस 500 है, लेकिन 5वां आदमी वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। उसकी इनकम 48,000 है। पर मजे की बात क्या है पता है? जब दोनों देशों की एवरेज इनकम निकालेंगे तो वो बिल्कुल सेम आएगी, 10,000। तो अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। दोनों देशों की एवरेज इनकम तो एकदम बराबर है, तो अगर किसी को चुनना हो तो वो इन दोनों में से किस देश में रहना पसंद करेगा? कंट्री ए में या कंट्री बी में? जरा सोचिए। यकीनन ज्यादातर लोग कहेंगे कि वो कंट्री ए में रहना चाहेंगे, है ना? और बस यहीं पर एवरेज इनकम की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ में आती है। ये हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है कि एवरेज जो है वो असमानताओं को, यानी इनइक्वालिटी को छिपा देता है। वो ये तो बताता है कि एवरेज कितना है, पर ये नहीं बताता कि वो पैसा असल में लोगों में बटा हुआ कैसे है। तो चलिए, अब जो हमने इस उदाहरण से सीखा है उसे जोड़ते हैं और डेवलपमेंट की एक ज़्यादा साफ, एक ज़्यादा बेहतर तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ एवरेज से कहीं आगे की हो। जैसा कि हमने कहा, ज्यादातर लोग कंट्री ए को ही चुनेंगे और इसका कारण बहुत साफ है, क्योंकि वहाँ जो पैसा है वो लोगों में लगभग बराबर बटा हुआ है। वहाँ समाज में बहुत ज्यादा अमीरी गरीबी का फर्क नहीं है। तो फिर असली डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ एवरेज इनकम का बढ़ जाना नहीं है। असली डेवलपमेंट का मतलब है एक ऐसा रास्ता जो ज्यादातर लोगों के लिए फेयर हो। इसका मतलब ये भी देखना है कि देश की इनकम लोगों के बीच बट कैसे रही है। और सबसे जरूरी बात, इसका मतलब है कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की नहीं, बल्कि देश के सभी नागरिकों की भलाई। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई कहता है कि कोई जगह विकसित है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चमचमाती गाड़ियां, या फिर बस ये कि वहां लोगों की कमाई बहुत ज्यादा है? क्या बस इतना ही है? अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये बहुत ही दिलचस्प हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा सबसे आगे है, लेकिन जब बात आती है शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर की तो केरल कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? मतलब
जिस राज्य के पास पैसा ज्यादा है, जरूरी नहीं कि वहां के लोगों की जिंदगी भी सबसे अच्छी हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो असली पहेली है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे आय की पहेली को, फिर पैसे से आगे बढ़कर सामाजिक संकेतों को समझेंगे। इसके बाद सार्वजनिक सुविधाओं की ताकत को जानेंगे, फिर दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले HDI पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में बात करेंगे भविष्य के लिए विकास की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आय की इस पहेली से। जैसा कि हमने अभी देखा, ज्यादा पैसा हमेशा बेहतर जिंदगी की गारंटी नहीं देता। तो फिर असली खेल किस चीज का है? तो अगर पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो हमें कुछ और सुरागों की जरूरत पड़ेगी। और यहीं पर आते हैं हमारे सामाजिक संकेतक। ये वो क्लूज हैं जो हमें पूरी और सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। हमारा पहला सुराग है शिशु मृत्यु दर यानी IMR। अब ये क्या है? ये आंकड़ा हमें बताता है कि किसी इलाके में पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से कितने अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते। ये नंबर जितना कम होगा, मतलब वहां स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी ही बेहतर हैं। सोचिए, ये सीधे सीधे हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन से जुड़ा है, ऐसी चीजें जो सिर्फ जेब में पैसा होने से नहीं मिल जाती। अगला अहम सुराग है साक्षरता दर। आसान भाषा में ये बताता है कि किसी जगह पे कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं। और देखिए, शिक्षा का सीधा कनेक्शन बेहतर मौकों और बेहतर जिंदगी से होता है ना? तो ये विकास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब आते हैं जीवन प्रत्याशा पर। इसका मतलब है कि किसी जगह पर पैदा होने वाला कोई इंसान औसतन कितने साल जीने की उम्मीद रख सकता है। ये एक नंबर हमें वहां के लोगों की ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के बारे में बहुत कुछ बता देता है। और हमारा आखिरी संकेतक है निवल उपस्थिति अनुपात। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह बस ये मापता है कि स्कूल जाने की उम्र के कितने बच्चे असल में स्कूल जा भी रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि एजुकेशन की पहुंच कितनी है और बच्चे उसमें हिस्सा ले भी रहे हैं या नहीं। तो इन सारे सुरागों से हमें क्या पता चलता है? सीधी सी बात है, पैसा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर वो पूरी कहानी नहीं है। और यहीं पर हमारी हरियाणा और केरल वाली पहेली सुलझती है। केरल ने कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद अपने लोगों की सेहत और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया, और नतीजा, वहां के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है। इससे एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर केरल के सामाजिक संकेतक बेहतर है क्यों? इसका जवाब छिपा है हमारे अगले सेक्शन में, सार्वजनिक सुविधाओं की शक्ति में। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें रोज चाहिए होती हैं, पर जिन्हें हम खुद नहीं खरीद सकते, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो? देखिए, पैसा आपको पोल्यूशन फ्री हवा नहीं दे सकता या किसी बीमारी के इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता। ये काम करती हैं सार्वजनिक सुविधाएं, जैसे अच्छे स्कूल, अस्पताल, साफ पानी, सैनिटेशन। ये वो चीजें हैं जो सबको एक साथ फायदा पहुंचाती हैं, और यही एक हेल्दी और अच्छी सोसाइटी की नींव होती हैं, जिन्हें सिर्फ मिलकर ही बनाया जा सकता है। और NCERT की ये लाइन इस बात को बहुत खूबसूरती से बताती है कि इन ज़रूरी चीज़ों को अलग अलग खरीदने से कहीं बेहतर है कि इन्हें सबके लिए एक साथ मुहैया कराया जाए। और केरल ने इसी मॉडल पर बेहतर काम किया है। तो चलिए अब इस लोकल एग्जाम्पल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक ग्लोबल नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स विकास को इसी तरह से मापते हैं। इसे कहते हैं मानव विकास सूचकांक या HDI। इसे समझना बहुत आसान है। ये 3 मेन चीजों को देखता है। पहला, लोगों की कमाई यानी प्रति व्यक्ति आय। दूसरा, उनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर। और तीसरा, उनकी सेहत, जिसे जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। जब इन तीनों पिलर्स यानी इनकम, एजुकेशन और हेल्थ को एक साथ रखा जाता है, तो हमें किसी भी देश के विकास की एक कहीं ज्यादा सच्ची और पूरी तस्वीर मिलती है। ये रिपोर्ट UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। और देखिए, एक और मजेदार उदाहरण है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है, लेकिन HDI रैंकिंग में वो हमसे ऊपर है। ये बात एक बार फिर साबित करती है कि असली विकास का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है।
ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि विकास को मापते कैसे हैं, लेकिन एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल अभी बाकी है। क्या हमारा विकास का ये तरीका टिकाऊ है? मतलब क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रह सकता है? ये जो कहावत है, ये इस सवाल की गंभीरता को बिल्कुल सही तरीके से सामने रखती है। हमें ये सोचना ही होगा कि आज हम जो कर रहे हैं, उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर क्या होगा। और इसी सोच से जन्म होता है सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसका मतलब बहुत सीधा है, अपनी आज की जरूरतों को ऐसे पूरा करो कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जरूरतें पूरी करने में कोई दिक्कत ना हो। इसे समझने के लिए जरा इन संसाधनों को देखिए। कुछ होते हैं रीन्यूएबल, जैसे जमीन का पानी जो बारिश से फिर भर जाता है, लेकिन दूसरे होते हैं नॉन रीन्यूएबल, जैसे कच्चा तेल या कोयला, जिनका स्टॉक लिमिटेड है और एक दिन खत्म हो ही जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है इन सभी संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकला? यही कि विकास कोई सीधी साधी चीज नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, पैसा जरूरी है, पर वो पहेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली विकास में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, बराबरी, मान सम्मान और सबसे जरूरी सस्टेनेबिलिटी, ये सब कुछ उतना ही मायने रखता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये सब कुछ जानने के बाद अब जब कोई विकास शब्द कहता है तो आपके जहन में क्या तस्वीर बनती है? अगर ये पूरी चर्चा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी और स्टूडेंट की पढ़ाई में बहुत मदद कर दे।